everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सिक्स्थ एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन. ठीक है, तो ये जो पूरा एफोरिज्म है वो एग्जाम के रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम इसको क्लिनिकली देखें तो ये एफोरिज्म जो है कि वो एक बेसिक क्रिएट करता है जब एक फिजिशियन बनता है तब. ठीक है, एक फिजिशियन वो कैसा होना चाहिए उसके रिलेटेड है ये एफोरिज्म. सो मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए इस जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो खुद एफोरिज्म नंबर 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्रॉम द विलियम बोरिक. ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है और उसी को पढ़ते हुए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. सो अगर आपको एग्जामिनेशन में लिखना है तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग दिखाना होता है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर चुके हो इस पूरे स्टेटमेंट को. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. के अंदर सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर. तो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर इस तरीके से हैनिमन ने लिखा है. ठीक है, तो इस एफोरिज्म के अंदर हम समझ सकते हैं कि जो हैनिमन सर वो हमें बताना चाहते हैं कि एक अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर कैसा होता है. राइट, तो अगर अनप्रिजुडाइजनेस को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, पहले हमें देखना चाहिए कि प्रिजुडाइज क्या होता है. ठीक है, तो जो प्रिजुडाइज होता है, प्रिजुडाइज का मतलब होता है जजिंग समवन. ओके, जजिंग समवन मतलब कि इन शॉर्ट कि हमें किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे जज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अनप्रिजुडाइज. ठीक है, हमें अनप्रिजुडाइज कौन रहना है, ऑब्जर्वर रहना है. तो आपको हमेशा ये पता होगा कि जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो होता है उसे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके बारे में पहले से ही कुछ जजमेंट नहीं ला देते. राइट, सो अगर हमें एक ऑब्जर्वर बनना है तो हमें अनप्रिजुडाइज रहना चाहिए. राइट, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कही गई है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, अ वेल अवेयर ऑफ द फॉल्टिलिटी ऑफ द ट्रांसडेंटल. ओके, तो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रांसडेंटल. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा कि जो अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है वो कैसा होना चाहिए, वेल अवेयर ऑफ द फॉल्टिलिटी. फॉल्टिलिटी मतलब खराबी बना, किस चीज़ का खराबी बना. तो अगर हम इसको देखें, इस पूरे वर्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि द नॉर्मल थिंग्स दैट मीन्स कि जो चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ या फिर नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए. ठीक है, तो फॉल्टिलिटी कहाँ पर आती है, किसी नॉर्मल थिंग को समझने के अंदर. सेकेंड थिंग है स्पेक्यूलेशन विच कैन रिसीव अ कंफर्म which can receive no confirmation from experience. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक तो फॉल्टिलिटी आती है किस चीज़ में, नॉर्मल थिंग को समझने के लिए. स्पेक्यूलेशन मतलब कि एक तरीके के रूमर्स या फिर तो गलत चीज़ें. ठीक है, जो नॉर्मल थिंग है उसी को हम गलत कर देते हैं बिकॉज कि हम पहले से क्या जज करके बैठे हो. देन उसके लिए क्या होता है कि विच कैन बी रिसीव नो कन्फर्मेशन, मतलब कि अगर हमने इस चीज़ को लेकर हमारी केस टेकिंग करी, अगर आपने पहले ही दिमाग में एक चीज़ को समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने केस टेकिंग करी तो क्या होगा कि विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से हमारे यहाँ पर क्या मतलब है, केस टेकिंग से. तो केस टेकिंग से हमें किसी भी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ना ही हमें डायग्नोसिस का कंफर्मेशन मिलेगा और ना ही हमें किसी भी मेडिसिन तक हम पहुंच पाएंगे. राइट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये लाइन पूरी समझ में आई होगी. अब हम आगे देखते हैं, बी हिज पावर ऑफ द पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फिजिशियन है वो अपनी पावर का यूज़ करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेगा अगर वो अनप्रिजुडाइज है तो. देन टेक नो नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल केसेस. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात हुई कि जो प्रिजुडाइज पर्सन होता है वो क्या करता है कि ही टेक्स
नोट ऑफ नथिंग इन द एवरी इंडिविजुअल। दैट मीन्स कि वो एवरी इंडिविजुअल केस के अंदर से कोई चीज़ सीख पाता ही नहीं है, एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें कि इन द changes that take place into the in three things। ठीक है, यहाँ पर 3 थिंग्स लिखी हुई हैं। कौन सी 3 चीज़ों के अंदर हमें चेंजेस देखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चेंजेस हमें कहाँ पर देखने हैं। फर्स्ट थिंग है विच इज़ इन द हेल्दी स्टेट, ठीक है। हेल्दी स्टेट के अंदर हमें चेंजेस देखने हैं। सेकेंड चेंजेस हमें देखने हैं कहाँ पर, सो सेकेंड चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी बॉडी, ओके, मटीरियल बॉडी के ऊपर। एंड द थर्ड चेंज हमें देखने को मिलेगा ऑन द माइंड, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को डिजीज हुई है, ठीक है, इंडिविजुअल डिजीज है, इंडिविजुअल खुद अपनी डिजीज अलग से लेकर आता है, इसीलिए हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं दोनों में नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई हर एक डिजीज में से कुछ नहीं समझेगा तो वो कैसे पता लगा पाएगा कि हेल्दी स्टेट बॉडी और माइंड के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अगर वो अनप्रिजुडाइज होगा, ऑब्जर्वर होगा, तभी उसको पता चलेगा कि इसके हेल्दी स्टेट में भी कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, इसके बॉडी में भी कोई एबनॉर्मलिटी हुई है और इसके माइंड में भी कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिलती है, ठीक है। मॉर्बिड फिनोमिना, एक्सीडेंट्स एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें कि अगर हेल्दी स्टेट में कुछ हुआ है तो हमें क्या हो जाएगा, एक मॉर्बिड फिनोमिना मिलेगा, ठीक है। मॉर्बिड मतलब कि किसी भी नॉर्मल थिंग के अंदर चेंज आना, मॉर्बिड फिनोमिना मिलेगा। दैट मीन्स कि जो एबनॉर्मल फंक्शंस है कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिलेंगी। सेकेंड थिंग, अगर बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट हुई है तो वो कैसे क्रिएट हुई होगी, एक्सीडेंट से क्रिएट हुई होगी। इधर की वहाँ पर कोई हो रहा है, बॉडी आ गई है, वहाँ पर हमें कुछ इंजरी हो गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें किस तरीके से बॉडी में एंटर करेगी, वाया एक्सीडेंट, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। सेकेंड थिंग, माइंड, अगर माइंड डिस्टर्ब होगा तो हमें क्या मिलेंगे, सिम्टम्स, ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों में हमें क्या मिला, एक मॉर्बिड फिनोमिना मिला, एक एक्सीडेंट मिला और एक सिम्टम्स मिली, ठीक है। तो अब ये सिम्टम्स का क्या होगा अगर हम आगे पढ़े, विच कैन बी perceived externally by the means of senses। दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान कैसे पाएंगे कि भाई इसका हेल्दी स्टेट खराब हुआ है तो ये डिजीज़ कंडीशन में है, कि भाई इसकी बॉडी के अंदर कुछ हुआ है तो ये डिजीज़ कंडीशन में है। बॉडी से हमारा मतलब है मटीरियल बॉडी के ऊपर, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर माइंड में कुछ हुआ है तो हमें वो कैसे पता चलेगा। सो उसका हमें पता कैसे चलेगा, बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। अब सेंसेस तो मतलब क्या है, बाय मीन्स ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, ओके। साइंस एंड सिम्टम्स, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, सॉरी, हमारा जो वाइटल फोर्स है उसके ऊपर अगर कुछ भी हुआ है, इधर बॉडी के ऊपर कुछ भी होगा, हमें इंसिडेंट होता है, फिर भी खरोच लगती है, फिर भी वो खुद ही ठीक जाती है, ठीक है। वो सारा जो मैंने वाइटल फोर्स वाला थिंग था वो मैंने वाइटल फोर्स वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। सो अगर कुछ भी होता है तो वाइटल फोर्स सबसे मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर, राइट। तो जो वाइटल फोर्स है, इट मीन्स कि इनर बॉडी है, इनर जो मेन है, उसके ऊपर कुछ हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें साइनेट सिम्टम्स मिलेंगे, राइट। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। और यहाँ पर एलिमेंट्स ने क्या बोला है कि विच कैन बी perceived externally, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल बॉडी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, साइनेट सिम्टम्स बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस, राइट। That is to say, he noticed only the deviation from the former healthy state of the new disease individual, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिजिशियन जो है वो अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा, डिविएशन मिलेगा। दैट मीन्स कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी मिलेगी, कोई ना कोई चेंज मिलेगा किसके अंदर, फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट। दैट मीन्स कि जो पहले का हेल्दी स्टेट था उसके अंदर कोई डिविएशन, कोई खराबी, कोई अलग चीज़ मिलेगी। एंड नाउ
उसके बाद वो अलग चीज़ उस चीज़ को हमने क्या बोला कि डिजीज इंडिविजुअल मिलेगा, हमें हेल्दी इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, डिजीज इंडिविजुअल। ओके, तो वापस से यहाँ पर आते हैं कि भाई साइन एंड सिम्टम्स मिले जो कि रिफ्लेक्शन था वाइटल फोर्स का। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशंस, राइट, एबनॉर्मल सेंसेशंस मिले हमें, राइट। तो यहाँ पर अब क्या है कि एबनॉर्मल सेंसेशंस हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो तीन अलग अलग लोग देख सकते हैं, जो कि आगे यहाँ पर हमें बताया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई कि विच आर फेल्ड बाय, दैट मीन्स कि ये जो एबनॉर्मल सेंसेशंस है वो कौन फेल्ड करता है, कौन उसको समझता है, पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल सेंसेशन को कौन समझेगा, फर्स्ट सबसे पहले किसको पता चलेगा, पेशेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज कि रीमार्क बाय दोज अराउंड हिम, दैट मीन्स के रिलेटिव्स, अगर हम से यहाँ पर ले रिलेटिव्स, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पर्सन जो होता है वो है ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन होता है जो कि नॉर्मल सेंसेशन को समझ सकता है, देख सकता है, वो होता है एक ऑब्जर्वर फिजिशियन, ठीक है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्व फिजिशियन। अगर आप पहले से ही एक जजमेंट लेकर बैठे हुए हो कि इस पर्सन को कि भाई एकोनाइट ही देनी है, तो अगर वो आपको कुछ कोई नहीं ऐसी चीज़ बताएगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई इसको फियर एंड साइड की वजह से ही सारे डिजीज या फिर तो सारी जो इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ रही है इसी वजह से है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। देन उसके बाद ये लास्ट लाइन जो है वो वापस हम पढ़ते हैं, ऑल दिस प्रिसिपिटेबल साइन represent this disease in the whole extent that is together say for the true and only convincible portrait of the disease, ठीक है। तो हमें ये सारे एबनॉर्मल साइंस मिले, सिम्टम्स मिले, तो उसका क्या फ़र्क, राइट। अब हमें ये सारी चीज़ें तो मिल गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, सो वी कैन सी द डिजीज इन इट्स सोल एंड स्टेप, ठीक है। हमें इससे पता चला कि डिजीज कहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट सेंसेशन से एनवायरमेंट साइन एंड सिम्टम्स है, दैट मीन्स की जो डिजीज़ है उसका पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं। अगर कम है दैट मीन्स कि हम इस चीज़ को बहुत जल्दी क्योर कर पाएंगे, इधर इट इज़ एक्यूट, इधर इट इज़ अ क्रॉनिक, इधर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, हमें कितनी पोटेंसी लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, बाय द साइन एंड सिम्टम्स वी कैन पोर्ट्रेट द होल डिसीज, राइट। तो हम इसके बिना पर क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि पूरी डिजीज किस तरीके से हुई है। और लास्ट अगर मैं आपको हमारा जो सेकेंड एफोरिज्म है वो याद दिलाऊं, तो वहाँ पर एक सिंपल सा एक लाइन लिखी हुई है कि हमें जो डिजीज़ है उसे किस तरीके से क्योर करनी है। या फिर तो आप फर्स्ट एफोरिज्म की लास्ट लाइन भी देख सकते हो कि हमें डिजीज किस तरीके से क्योर करना है, कि भाई हमें पहले उसका जो डिजीज़ है उसको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद उसका क्योर वाला स्टेज आएगा, देन उसके बाद उसका हेल्दी स्टेज आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल डिजीज़ के लिए हम किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, राइट। तो ये था एक पूरा 6 एफोरिज्म। सो मैंने वर्ड बाय वर्ड इस पूरे एफोरिज्म को समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये पूरा एफोरिज्म वो अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ नया समझने को मिला होगा, ठीक है, जानने को मिला होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी वीडियो इन a specific topic then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box, and thank you so much for watching.